नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और आज हम अपनी चर्चा की शुरुआत बेहद ही संवेदनशील मामले से कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज है और वहाँ एक ट्रेंड डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, उसकी मौत हो जाती है। पहले आत्महत्या बताया गया, बाद में खुलासा हुआ कि पहले उसका रेप किया गया था, उसके बाद उसकी मौत हुई है। मामला कोर्ट में गया, सीबीआई अब पूरे मामले की जांच कर रही है। देश भर में इसको लेके बड़ा तगड़ा माहौल बना है और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक एंगल ये भी है कि जिनसे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वे भी हड़ताल और प्रदर्शन कर रही हैं। जाहिर सी बात है, मेरा निशाना ममता बनर्जी की तरफ है कि ममता बनर्जी की पुलिस है वहाँ पर। ममता बनर्जी राज्य की गृह मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ऐसे में वो पूरा घटनाक्रम, चूँकि मामला सीबीआई के हाथ में है, लेकिन जिस तरीके से आपने प्रदर्शन देखा और जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, ममता बनर्जी तो यहाँ तक बोल दी कि वाम और आम मिलके इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। ये भी कह दिया कि बांग्लादेश में जैसा माहौल हुआ वो यहाँ बनाने की कोशिश हो रही है। भाजपा कह रही है कि आप किससे इंसाफ की मांग कर रही हैं, कौन जिम्मेदार? आप हैं और आप ही मांग रही हैं इंसाफ। तो आप पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इस घटना पर जो राजनीति हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ख़ासतौर पर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे आप सोचें कि उस पीड़िता के परिवार पर क्या गुजर रही होगी। डॉक्टरों की सुरक्षा वाकई में एक गंभीर विषय है और ख़ासतौर पर जब हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं तो आज स्थिति ये है कि सड़कों पर उतरकर उस भगवान को ही अपने लिए न्याय मांगना पड़ रहा है, अपने लिए सुरक्षा मांगनी पड़ रही है। तो ये दिखाता है कि हम कैसा समाज विकसित कर रहे हैं और सुधार की ज़रूरत जो है वो तो है ही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकल रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस कैंडल मार्च से आज तक किसी समस्या का समाधान हुआ है क्या? हमने सख्त कानून बनाए, चाहे वो पॉक्सो भी हो और उसके अलावा भी कई सारे सख्त कानून बने महिला विरोधी अपराधों को रोकने के लिए, लेकिन वो अपराध रुके क्या? वो अपराध तो लगातार बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी दो बड़ी बातें कही थी, खासतौर पर लाल किले की प्राचीर से जब उन्होंने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि एक तो जब किसी महिला के खिलाफ अपराध हो जाता है तो उस समय वो खबरें बड़ी बढ़ चढ़ कर आती हैं, लेकिन जब जो दोषी है उसको सज़ा मिलती है या वो पकड़ा जाता है तब उतनी खबरें नहीं आती हैं, तब शायद वो मामला मीडिया के लिए भी उतना टीआरपी बटोरने वाला नहीं रहता है। तो हमारे को ज़रूरत इस बात की है कि हम समाज में ये संदेश भी पहुँचाएँ कि जो दोषी साबित हुआ उसको कितना कड़ा दंड मिला और ताकि जब तक जो ये सज़ा का डर लोगों के मन में नहीं होगा, जब तक उनकी रूह नहीं कांपेगी, तब तक इस तरीके की वारदातें होती रहेंगी। इसके अलावा आपने देखा कि शायद मेरे ख्याल से देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से महिला विरोधी अपराधियों के लिए मृत्युदंड की भी बात कही कि राक्षसी तक बोला, राक्षसी प्रवृत्ति, तो ऐसा बोला है। तो ये दिखाता है कि केंद्र सरकार के मन में ये कितना गुस्सा है इस तरीके के अपराधों का ग्राफ बढ़ते देखकर। तो अब ज़रूरत आ गई है कि इस गुस्से को एक सख्त कानून में बदला जाए और महिला विरोधी जो भी अपराध होते हैं, इस गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, उनमें एक निश्चित समय पर पूरी की पूरी जो न्यायिक कार्यवाही है वो होनी चाहिए और कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। तो जब तक अपराधियों के मन में भय नहीं आएगा तब तक हम चाहे 78वां स्वतंत्रता दिवस मना लें, चाहे हम विकसित भारत बन जाएं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये अगर भारत में होती हैं तो हमारा इस स्वतंत्रता का, हमारे इस विकसित होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता कि जब हमारी आधी आबादी ही अपने को असुरक्षित मानती है। और वो डॉक्टर जो कि लोगों को जीवन दान दे रहे हैं, जो उनका जीवन बचा रहे हैं, उनके साथ भी अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो दिखाता है कि कैसी बर्बरता वाली मानसिकता विकसित हो रही है। जहाँ तक आपने ममता बनर्जी की बात करी है तो ममता बनर्जी हर चीज़ में राजनीति लाती हैं और ख़ास तौर पर एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं वो देश की। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के राज में जिस तरीके से जो महिला विरोधी अपराध हो रहे हैं, हमने देखा कुछ दिन पहले संदेश खाली था, अभी कोलकाता है, तो राज्य का कोई ऐसा भाग नहीं है जहां पर महिला विरोधी अपराध की जो खबरें हैं हम आए दिन
पड़ते ना हों। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या स्टैंड लिया? जब भी आप देखिए संदेश खाली का मामला था तो शाहजहां शेख को बचाने का प्रयास किया गया। तो जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो पहली बात ये आती है सामने कि कहीं ना कहीं टीएमसी का कोई ना कोई व्यक्ति है, उसके तार कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं, उसको बचाने का प्रयास होता है। राजनीतिक रूप से मामला तूल पकड़ता है तो फिर मामला कोर्ट तक जाता है, तब जाकर जांच वगैरह होती है। और ये जो मामला कोलकाता वाला मामला है ये तो बड़ा आप देखिए कि कितना जो निर्भया के साथ, जो कोलकाता की निर्भया उसके साथ कितनी बड़ी उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। तो ये दिखाता है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आपने जैसा कि जिक्र किया कि वहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई, तो ये जो पुलिस का तो फेलियर है ही, गृह मंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपनी सबसे बड़ी नाकामी है कोलकाता के जो निर्भया कांड हुआ है। तो ये जो घटना है वो दर्शाती है कि आपके लिए मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो प्राथमिकता नहीं है, आपके लिए राजनीति प्राथमिकता है। क्योंकि आपने इस कृत्य के लिए आपने दूसरों को दोषी ठहराया। जो दोषी है उसको पहले आपने पकड़ने के बजाय आपने इसको आत्महत्या बताने का प्रयास किया। तो ये आत्महत्या वो बिना जांच के आपने बिना जांच के आपने बिना जांच के आपने आत्महत्या बता दिया। तो ये दिखाता है कि अगर मान लीजिए कि ये जांच वहाँ पर पुलिस के पास ही होती और वो वहीं पर ही सारा का सारा मामला देखा गया होता तो सच कभी सामने नहीं आता। तो ये अब समय आ गया है कि सरकार को, केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है कि जो कानून व्यवस्था राज्य का मामला होता है, लेकिन ऐसे बड़े मामलों पर जो है केंद्र के पास दखल देने का अधिकार होता है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मामले का। और इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। जो असली सच है वो सामने आना चाहिए और पूरा सच सामने आना चाहिए। जिस तरीके से मामले को दबाने का प्रयास किया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे तथ्य मिटा दिए गए होंगे, सारे सबूत सीबीआई के पहुंचने से पहले ही शायद मिटा दिए गए होंगे। तो पूरा सच सामने लाया जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने तमाम निर्देश दिए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध होंगे। लेकिन डॉक्टरों को भी चाहिए कि ठीक है, उनकी मांगे जायज़ हैं, उनका जो विरोध स्वाभाविक है, उनका जो मन का गुस्सा है, आक्रोश स्वाभाविक है। लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि ओपीडी के बाहर जो मरीज जो तड़प रहे हैं, जो किसी समस्या से पीड़ित हैं, जिनका नंबर कई दिनों बाद आया होगा शायद दिखाने के लिए, और या फिर जो इतनी दूर से व्यक्ति आया होगा जिसको आप पता नहीं है कि हड़ताल है, जो इतनी दूर से आया होगा, शायद उसका किराए के पैसे भी दोबारा आने के लिए नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों पर थोड़ा उनको भी दया दिखानी चाहिए। तो उनके लिए हड़ताल अपनी वापस लेनी चाहिए। वैसे भी 24 घंटे की हड़ताल थी, लेकिन बीच में ही हड़ताल को ख़त्म करना चाहिए था या अनशन को ख़त्म करना चाहिए था। तो जो मरीज है ना, उनके आपका जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ है, लेकिन वो गुस्सा मरीजों पर मुतारिए। मरीज बेचारे वो बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आए हैं, तो जरा उनका ध्यान रख लीजिए। बिल्कुल। और कोर्ट अपना काम कर रहा है पूरे मामले में। जो दोषी है, कोर्ट जाहिर सी बात है कि उसको पूरी जांच पड़ताल के बाद फैसला सुनाएगा। लेकिन सरकार का खौफ भी होना चाहिए। और सरकार का खौफ क्या होता है, उदयपुर में हमने देखा कि कैसे मामला भी कोर्ट में गया, कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं, लेकिन सरकार ने अपना एक्शन शुरू कर दिया। जो प्राथमिक जानकारी है, कम से कम ममता बनर्जी को भी उस दिशा में बढ़ना चाहिए। शायद अगर उस दिशा में कार्रवाई हुई होती तो इतना बड़ा मामला ये नहीं बनता। खैर, इस सप्ताह ऐसे कई सारे मुद्दे रहे सर, लेकिन हम चलते हैं जम्मू कश्मीर। 370 हटने के बाद वहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। हरियाणा को भी साथ में ले लिया गया है। दिलचस्प बात ये भी है कि सिर्फ 3 फेज में चुनाव कंप्लीट करा लिए जाएंगे। कई सवाल थे, चुनाव होंगे नहीं होंगे, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, सुरक्षा चूक हो रही हैं। अब निचले जो जम्मू के हिस्से हैं वहाँ आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। लेकिन आप पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? अमित शाह ने 5 अगस्त को जो संसद में प्रॉमिस किया था गृह मंत्री होने के नाते 2019 में, वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। योग दिवस पे प्रधानमंत्री ने जो कश्मीर के लोगों से कहा था कि जल्द ही चुनाव होंगे, लोकतंत्र बहाल होगा, इसके बाद स्टेटहुड की भी बात की जाएगी, क्या वो पूरा होता दिखाई दे रहा है? और हरियाणा पे भी हम आएंगे। जी देखिए, जम्मू कश्मीर में तो अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश था कि आपको 30 सितंबर से पहले चुनाव कराना है। उस निर्देश की अवहेलना की नहीं जा सकती थी, निर्देश का पालन करना ही था सरकार के को। तो अब उसी निर्धारित अवधि में चुनाव भी पूरे कराए जा रहे हैं। मतदान उससे पहले हो जाएगा, बाकी जो नतीजे हैं 4 तारीख को आ रहे हैं।
3 फेज में कराया जा रहा है। और चुनाव आप देखिए कि मैं उमर अब्दुल्ला जी को सुन रहा था, उन्होंने ये बात कही कि शायद 87-88 के बाद 87-88 के बाद ये पहला चुनाव है जबकि 3 फेज में हो रहे हैं। तो यानी कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि हालात बहुत बेहतर हैं। वो जो कहते हैं कि 370 हटने से कुछ नहीं बदला, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि भाई ये 87-88 का पहला सा चुनाव है जो इतनी जल्दी आयोजित हो रहा है, जो कि 3 फेज में हो रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और ये अपने अभी जो 2-3 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि किस तरीके से कश्मीरी जनता ने उमड़ उमड़ कर वोट दिए थे और किस तरीके से वहाँ पर चुनावी रैलियों में जो भीड़ जुटती है, वो दिखा रही है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की कितनी चाहत है, कितनी उनकी जो अब देखिए जो चुनाव की घोषणा हुई है ना, तो सिर्फ राजनेताओं की तरफ से वो स्वागत वाले बयान नहीं आ रहे हैं। जो हमारे संवाददाता ने वहाँ पर लोगों से बातचीत करी है तो लोगों ने बड़ी खुशी जताई है। देखिए जब ठीक है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने काम बहुत अच्छा किया है, बहुत एक मुश्किल दौर से उबारा है जम्मू कश्मीर को, लेकिन जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा चुना हुआ नुमाइंदा हो एक व्यक्ति जिसके पास हम अपनी समस्या लेके जा सकें। अधिकारी के पास जाने में और अपने चुने हुए व्यक्ति के पास जाने में दोनों में फ़र्क होता है। तो जनता चाहती है कि हमारा चुनाव व्यक्ति हो जिसको हम रात बिरात जाके हम उसको बता सकें कि भैया ये समस्या है, इसका हल निकालिए। अधिकारी से मिलने के लिए आपको कार्यालय ही जाना पड़ेगा, आप उसके घर नहीं जा सकते। आपको 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जाना पड़ेगा, या जो भी जो कार्यालय की जो कार्यावधि होती है उस अवधि के भीतर जाना पड़ेगा। रविवार को छुट्टी होगी, बाकी दिन जो वैसे जो हॉलीडेज होते हैं उस दिन छुट्टी। अधिकारी जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ के जो समस्याएं हैं उसके विषय में बहुत ज्यादा परिचित हो जी, वो तो कहीं का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है वो तो, और वो कहीं हो सकता है कि किसी दूसरे जिले का हो, वो आपके जिले राज्य का भी सभी समस्याओं से अवगत भी नहीं हो। तो लेकिन इसीलिए चाहती है जनता कि हमारा चुनाव एक व्यक्ति हो। तो जो लोगों को भी एक चाहत होती है कि हम चुनकर आएँ और अपने प्रदेश की सेवा करें, हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। जैसे और प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं ऐसे हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े, और जम्मू कश्मीर में भी आगे बढ़ने की उसमें क्षमता है बस, और संसाधन भी हैं, लेकिन उस क्षमता का सही उपयोग नहीं हो रहा था, उस संसाधन का सही उपयोग नहीं हो रहा था, इसलिए जम्मू कश्मीर पिछड़ गया और कह सकते हैं कि दशकों तक पिछड़ा रहा, और आतंकवाद के दौर ने उसको और पीछे धकेला। तो उसको इस सब की भरपाई के लिए जम्मू कश्मीर को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने जो तेज़ी दिखाई है उससे एक चीज़ साफ है कि जम्मू कश्मीर में तेज दौड़ लगाने की भी क्षमता है, और अब जब नई सरकार आ जाएगी तो वो और तेज़ी से जम्मू कश्मीर विकास की राह पर दौड़ेगा। जहाँ तक अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का जो वर्तमान में जो चुनावी या राजनीतिक परिदृश्य है, तो एक चीज़ हमको देखनी चाहिए कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे या उससे पहले जो डीडीसी चुनाव हुए थे 370 हटने के बाद, 370 हटने के बाद ये तीसरा चुनाव होगा वैसे देखा जाए तो, विधानसभा का पहला होगा, तो वैसे ये तीसरा चुनाव होगा। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर तीसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा भारत का जिसके पास विधानसभा है। बिल्कुल, दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, और अब जम्मू कश्मीर में होगी। तो ये जो तीसरा चुनाव अगर आप देखें, जो पहला डीडीसी चुनाव था, हमने देखा लोकसभा चुनाव, अगर जो लोकसभा चुनाव में अगर हम विधानसभा सीटों के अनुसार उसका अगर विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि जम्मू में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली बहुत स्ट्रांग है। पीडीपी फैक्टर कमजोर हुआ है। हाँ, तो अब एक चीज़ और है कि इस समय जो जम्मू कश्मीर का परिदृश्य है वो एक चीज़ स्पष्ट करता है कि जैसा कि अभी नया परिसीमन हुआ है वहाँ पर, तो उस परिसीमन के हिसाब से जम्मू में सीटें बढ़ी हैं। तो अब जब जम्मू में सीटें बढ़ी हैं, और दूसरा कश्मीर में जो पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी थे उनको इस बार मतदान का अधिकार है, तो वो उनको पहली बार मतदान का अधिकार मिला। 70 सालों में पहली बार वो मतदान करेंगे। इसमें वाल्मीकि समाज के लोग हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, और ये जो लोग हैं वर्षों से मांग कर रहे थे कि हमको भी मतदान का अधिकार मिले। इनमें से कुछ लोगों को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार था, विधानसभा में था, तो अभी सब कुछ समान है। नई जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने बताया भी कि 20 तारीख को नई मतदाता सूची आ रही है। तो ये जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है, अगर हम जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था उसके हिसाब से विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि जम्मू में बीजेपी स्ट्रांग है और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्रांग है। ऐसा ही हमने डीडीसी चुनाव में भी देखा था। डीडीसी चुनाव में भी यही था कि कश्मीर में ये जो इन्होंने गुपकार गठबंधन बनाया था उसके तहत गुपकार गठबंधन आगे था, और उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे आगे थी। अभी जम्मू में बीजेपी ही आगे थी। तो अभी का जो परिदृश्य है, और हमने ये भी देखा था कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जम्मू रीजन में, उधमपुर में बीजेपी के कैंडिडेट थे, घाटी में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था।
वो बची थी उतारे से। और तो ये अभी हम विधानसभा चुनाव में भी हमको ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी इसी तरीके का जो अभियान चलाने वाली, इसी तरह की रणनीति बना रही है कि जम्मू में अपना जो स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है उसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो कश्मीर है, कश्मीर घाटी है, वहाँ पर प्रॉक्सीज के जरिए चुनाव लड़ा जाए। अब वो प्रॉक्सीज कौन है? जिसको कि बीजेपी ने पिछले 5 साल में डेवलप किया है, जिसमें कि है अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, जो कि पीडीपी से निकल कर आई है। ये जो अपनी पार्टी के लोग हैं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ लोग शामिल हुए हैं, और इसके अलावा भी 1-2 नए दल वहाँ पर उनका उदय हुआ है। सज्जाद लोन की पार्टी है, और जम्मू कश्मीर एक और स्थानीय दल है। तो अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो कुछ 2-4 प्रॉक्सीज हैं, बीजेपी चाहेगी कि ये वहाँ पर सीटें जीत कर आएँ कश्मीर घाटी में। अगर जम्मू में उनका अपना स्ट्रॉन्ग बेस अच्छा रहता है, पहले उन्होंने 25 विधानसभा सीटें जीती थी। अगर हम 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था वहाँ पर 2014 में अगर देखें, तो बीजेपी का प्रयास रहेगा कि जम्मू तो अपना स्ट्रॉन्ग हो, और अगर अगर कश्मीर घाटी में प्रॉक्सी जीत कर आते हैं तो वो सरकार बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। और जिस तरीके का 45 सीट्स की आवश्यकता होगी जी, तो और जिस हिसाब से अगर हम देखें वहाँ पर अभी कश्मीर की अगर हम बात करें, तो कश्मीर में फिलहाल की अगर हम बात करें, जो लोकसभा चुनाव परिणाम में सिर्फ कश्मीर घाटी का अगर विश्लेषण करते हैं, तो हम पाएंगे कि जो इंजीनियर राशिद हैं, उन्होंने हराया था उमर अब्दुल्ला को। तो उनकी पार्टी ने भी कहा है कि हम जोर शोर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो वहाँ पर यानी कि अगर श्रीनगर में उस पार्टी का लड़ने का मतलब है कि वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितना नुकसान होगा, अच्छा पीडीपी और ये जो गुपकार गठबंधन था, ये लगभग धराशायी हो चुका है। ये लोग चुनाव एक साथ नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी अपना अलग ही जाएगी, गुलाम नबी आजाद की भी पार्टी अलग ही जाएगी। जी, अच्छा, इन सभी का जो बेस है ये कश्मीर घाटी में है, ये जितने भी हैं पुराने, तो इन सब का बेस को कश्मीर घाटी जम्मू क्षेत्र में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहेगा। जी, तो ये जो कश्मीर में अगर आप देखेंगे, तो कश्मीर में जो मतों का विभाजन काफ़ी होना है, तो ये जो मतों का विभाजन पर बीजेपी की नज़र है, और इसीलिए उनके अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनको मजबूत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी की रणनीति ये रहेगी। और दूसरा, अगर आप देखें वहाँ पर पीडीपी पहले से कमज़ोर हुई है, महबूबा मुफ्ती खुद अपना चुनाव हारी हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो वहाँ पर जेडीयू भी है और भी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां, तो ये सब भी चुनाव लड़ने का बना रही हैं माहौल। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर स्पष्ट है कि जो कश्मीर घाटी में भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे डीडीसी चुनाव में बीजेपी कश्मीर घाटी में चुनाव जीती थी। श्रीनगर में बीजेपी की अपनी यूनिट है, और श्रीनगर में जिस तरीके से जैसा कैंडिडेट तो देंगे ही ये लोग जी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने आपने बताया कि वहाँ पे योग भी किया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमित शाह जी की भी रैलियों में खूब भीड़ उमड़ती है। तो श्रीनगर में भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे, बीजेपी जरूर अपना कैंडिडेट उतारेगी कुछ ना कुछ सीटों पर। देखना होगा कि वो नॉर्थ कश्मीर होता है या सेंट्रल कश्मीर होता है या कौन सा इलाका होता है। लेकिन एक चीज़ लोगों को वहाँ पर कश्मीर में स्पष्ट हो गई है कि जो पुराने नेता थे, अब्दुल्ला और मुफ्ती थे, उन्होंने उनको अंधेरे में रखा था, उन्होंने उस उजाले से उनको दशकों तक दूर रखा जो देश के अन्य राज्यों में, जो देश के अन्य भागों में फैल चुका था। आज कश्मीर में सिनेमा हॉल हैं, सारे शो हाउसफुल रहते हैं। आज कश्मीर में जैसे हम दिल्ली एनसीआर में या बॉम्बे में जो मॉल्स देखते हैं, आज वहाँ पे ऐसे मॉल्स बन रहे हैं, लोलो मॉल भी खुल रहा है। आज कश्मीर में जो टाउनशिप बन रही है, जिसमें लग्जरी विलास से लेकर सामान्य फ्लैट तक बनेंगे, तो वहाँ पर भी लोग आराम से रह सकेंगे। आज कश्मीर में जो डल झील है, वो इतिहास में सबसे ज़्यादा साफ इस समय है। आपने देखा कि G20 जैसा आयोजन वहाँ पर हुआ, जिसमें 20 देशों के, जो 18 देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर आए थे, 2 चाइना और पाकिस्तान नहीं थे। तो ये जो दिखाता है कि पिछले अगर 4-5 साल में आप अगर पत्थरबाजी नहीं हुई है, अगर पैलेट गन नहीं चली हैं, अगर वहाँ पर जो शुक्रवार की नमाज के बाद लोग अपने घरों में चले गए हैं, अपने काम धंधे पर लग गए हैं, अगर वहाँ पर कोई साप्ताहिक जो बंद का कैलेंडर नहीं जारी हुआ है, अगर वहाँ पर हुर्रियत के कार्यालय पर भी राष्ट्रीय झंडा भारत का फहरा रहा है, तो ये दिखाता है कि कश्मीर और जो आतंकवादी मारे गए हैं वो कश्मीरी नहीं है। ये भी बड़ी चीज है जी, बड़ी वो सीमा पार से आते हैं जी, अब वहाँ के लोकल्स नहीं होते जी। तो ये दिखाता है कि कश्मीर बड़े बदलाव देख रहा है, और वहाँ की जनता भी चाहती है कि उनके बच्चों को वो दिन ना देखने पड़े जो उन्होंने देखे या उनके पूर्वजों ने देखे। तो इसलिए इस बार का जो कश्मीर का चुनाव है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरी दुनिया की नज़र उस पर होगी, और जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो साबित करेगी कि जो उसके बारे में, उस राज्य के बारे में जो तमाम चीज़ें या जो दुष्प्रचार किए गए थे, वो एक
उसने कितना नुकसान पहुंचाया था। और ख़ासतौर पर इस चुनाव में भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास है और कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि पिछले 5 सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत सारे आवास वहाँ पर बने हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए नौकरियों की व्यवस्था की गई है। हालांकि कश्मीरी पंडितों का जो पूरी तरह से वापसी का प्लान था वो अभी उसको पूरी तरह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, लेकिन हालात पहले से बेहतर हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जम्मू कश्मीर का जो अवाम है वो शांति चाहता है, प्रगति चाहता है और इस बार के नतीजे ऐसे ही होंगे। और आप देखिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही वहाँ पर बीजेपी की भी स्टार प्रचारक होंगे, तो जो असली जो लड़ाई है वहाँ पर देखने वाली होगी। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है, जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपना वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बदला है, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो ठीक है, उनका वहाँ पर पार्टी में उनका बहुत सम्मान है, लेकिन उनका नाम कोई जानता नहीं है उतना। अगर हम बात करें, गुलाम नबी आज़ाद वहाँ पर अब पार्टी में नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जो वो भी ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनकी भी कोई ऐसी कोई नीतियाँ या कार्यक्रम ऐसा नहीं लेकर आए हैं कि जिसके लिए वोट तो काटेंगे ना। हाँ, अब किसका काटेंगे वोट, ये बड़ी चीज। वही वोट काटने की जो पॉलिटिक्स है वो कश्मीर घाटी में ही होनी है। बीजेपी का जो अपना जो स्ट्रांग बेस है वो जम्मू में बना हुआ है। बिल्कुल। हरियाणा, हाँ, हरियाणा में अगर आप बात करते हैं तो देखिए, हरियाणा में 10 साल बीजेपी का शासन रहा है। पहले 5 साल उनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार थी, दूसरी बार उनकी गठबंधन की सरकार बनी, तो त्रिशंकु विधानसभा थी अभी जब जेजेपी बाहर चले गए तो कुछ निर्दलियों के बदौलत उन्होंने अपनी सरकार बचा ली। बीजेपी ने वहीं दाव वहाँ पर चला हरियाणा में कि 6 महीने पहले सीएम बदल दिया, और ताकि जो खट्टर साहब के साथ जो नेगेटिविटी जुड़ गई थी, जो उनके खिलाफ गुस्सा लोगों में था, वो गुस्सा कम हो जाए। और जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो लगातार काम करते दिख रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड पे नाराजगी वो लोगों की दूर कर पाए हैं ऐसा नहीं है। किसानों को बॉर्डर पे किसने रोका? हाँ, किसानों को बॉर्डर पे भी रोका हुआ है। अब वो तो खट्टर साहब थे उस समय जब वो बैरिकेडिंग लगी थी। लेकिन अगर आप देखें, मैं फिर से वही कहूँगा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम देखते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम ये दिखाते हैं कि नेक टू नेक फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। अगर आप देखिए कि जो नाराजगी वहाँ पर थी मनोहर लाल खट्टर से, वो लोकसभा चुनाव में भी थी। जो बीजेपी से नाराजगी थी वो लोकसभा चुनाव में भी थी। तो उस नाराजगी के बीच भी बीजेपी 5 सीटें जीती, और कांग्रेस के पक्ष में जो खिलाड़ियों का भी आंदोलन चला, बहुत सारी तमाम चीज़ें जो उसके प्लस में फैक्टर थे, पार्टी पूरी एकजुटता के साथ लड़ी और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी कर लिया। उसके बावजूद 5 सीटें वो लेकर आए। तो अगर आप विधानसभा में अगर उसका गणित देखेंगे तो दोनों की नेक टू नेक फाइट है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है अगर हम लोकसभा का परिणाम का विश्लेषण करते हैं तो। और क्योंकि इस बार जेजेपी फैक्टर बहुत कमजोर हुआ है। दूसरा क्या है कि वहाँ पर देखिए, अगर हम हरियाणा का जो जाति समीकरण देखेंगे तो वहाँ पर 22% जाट हैं, 20% दलित हैं। तो अब ये जो वहाँ पर इस जो दलित वर्ग है 20% ये है, इसको लुभाने की राजनीति हो रही है। आपने देखा कि जो INLD है उसने बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया है। जो जेजेपी है वो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है ताकि ये जो दलित वोट है इसको साधा जा सके। जाट वोट उनके साथ जितने भी हैं वो तो हैं ही, बाकी दलित अपने साथ लाए जा सके। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि जो देखिए, उसको पता है कि जो 22% जाट वोट है वो उससे नाराज है। हालांकि पूरा 22% उसको नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं है, उसमें से कुछ हो सकता है पड़े भी उसको। बीजेपी की कोशिश है कि ये जो 20% जो वहाँ पर दलित हैं ये हमारे साथ आ सकें, 8% ब्राह्मण हैं वो हमारे साथ आ सकें, जो सैनी हैं जिनसे कि मुख्यमंत्री जिस समाज से मुख्यमंत्री वो लगभग 2.5% हैं, ऐसे ही और जो पंजाबी हैं लगभग वो भी 7-8% हैं वहाँ पर। तो ये जो बाकी जो समीकरण हैं जातीय समीकरण वो बीजेपी साधने का प्रयास कर रही है कि ठीक है, नॉन जाट वोट की बदौलत ही हम आ जाएं। और दूसरा, बीजेपी को सबसे ज़्यादा उम्मीद है इस बात से कि कांग्रेस में जो आपस में अंदरूनी संघर्ष है, खासतौर पे शैलजा गुट में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में, तो इन दोनों गुटों की जो लड़ाई है सुरजेवाला भी उसमें, तो ये जो वहाँ पर आपसी जो खींचतान है, इस खींचतान का लाभ उसे मिल जाए। ये मैं ऐसी स्थिति देख रहा हूँ जैसे कई बार होता है ना वर्ल्ड कप में, आप लोग बताते हैं कि नहीं इंडिया पहुंच सकता है अगर वो जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हरा दे और वो इसको हरा दे और ये इसको हरा दे। जब आप लोग वो समीकरण बताते हैं तो मेरे को वो ध्यान आ रहा था कि अब बीजेपी के पास सामने भी वही समीकरण है कि ये जो इनके आपस की फाइट हो जाए
और उसमें हम निकल जाएं। बिल्कुल। अब आप देखिए कि ये जो आपस की फाइट है ये इतनी ज़्यादा है कि अभी 2-3 दिन पहले कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई थी, बड़ी बैठक बुलाई थी। यहाँ राहुल गांधी भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, जिसमें, और वो राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी जिसमें सभी प्रदेशों के बारे में चर्चा हो रही थी, राजनीतिक स्थिति के बारे में, जो चुनावी राज्य हैं उनके बारे में चर्चा हो रही थी। तो वहाँ पर हरियाणा के 2 बड़े नेता आपस में भिड़ गए उस बैठक में। तो राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा कि ये जो बैठक है ये हरियाणा के लिए नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर की बैठक है, इसमें और भी राज्यों के मुद्दे हैं, आप अपना जो झगड़ा है वो बाहर सुलझा कर आइए। तो आप देखिए कि वो झगड़ा और वो जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा भरी पड़ी हैं कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने लड़ रहे हैं। तो जब एक दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जाते, एक दूसरे कार्यक्रम में जाते, और अभी असली चुनौती आएगी टिकट बंटवारे की। जिस गुट के लोगों को ज्यादा टिकट मिलेंगे उस गुट के जो नेता हैं दूसरे वाले को हराने की कोशिश करेंगे कि सीएम हमारा नहीं बनेगा नहीं तो ये जो आपस की जो लड़ाई है ये कांग्रेस का रास्ता रोक सकती है। ऐसा ही हमने केरल में देखा था। तो ये अच्छा, बीजेपी की अगर आप देखें तो बीजेपी जो हरियाणा के 3 लाल होते थे, भजन लाल, बंसी लाल और भजन लाल, बंसी लाल और एक और हरियाणा भजन लाल, बंसी लाल और देवीलाल। तो अगर आप देखें तो ये जो तीनों लाल, मनोहर लाल आ गए। हाँ, मनोहर लाल आ गए। तो अब ये अगर आप ये तीनों लालों के इर्द गिर्द घूमती थी हरियाणा की राजनीति। अच्छा, आज इन तीनों ही परिवारों के लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। जो देवीलाल के पोते हैं वो बीजेपी के साथ हैं, लोकसभा चुनाव में आ गए थे। आप देखिए बंसी लाल की जो पुत्रवधू हैं किरण चौधरी, जो कि बड़ी जाट नेता भी हैं, वो अपनी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी में आ गई थी। तो जाट वोट को भी बीजेपी साधने का प्रयास कर रही है। भजन लाल कि अगर बेटे की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई वो बीजेपी के साथ हैं, उनके बेटे जो हैं वो बीजेपी के विधायक भी हैं। तो बीजेपी ने हरियाणा के जो पुराने जो राजनीतिक घराने रहे हैं उनको अपने साथ रखा हुआ है। और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरियाणा को इतनी वरीयता मिली कि वहाँ से 3-3 लोगों को मंत्री बना दिया गया, चाहे वो राव इंद्रजीत हों और कृष्णपाल गुर्जर हों, मनोहरलाल खट्टर हों। तो ये खट्टर साहब को तो बहुत ताकत भी दे दी गई है। तो बीजेपी ने हरियाणा के लिए, और खासतौर पर वहाँ भी देखेंगे आप कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्टार प्रचारक होंगे। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने वो जो पूसा वाला जो एक अनुसंधान केंद्र है कृषि का, उसमें वहाँ पे जाके किसानों से बातचीत भी करी। तो लगातार किसानों की में बहुत दम था। तो किसानों की बात हो रही है वहाँ पर। जो जितनी फसलों पे पहले एमएसपी दी जाती थी उससे ज़्यादा फसलों पे एमएसपी की घोषणा कर दी गई है। तो तमाम वो सब कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि जो नाराज़गी थी वो कम हो सके। लेकिन नाराज़गी अभी दूर हुई नहीं है। अब वो देखना पड़ेगा कि बीजेपी कैसे अपने कैंडिडेट्स किन किन को लाती है। जो आपस में बीजेपी में संघर्ष है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में संघर्ष नहीं है, बीजेपी को भी आपसी संघर्ष दूर करना पड़ेगा और एकजुटता के साथ लड़ना होगा। नाराज हैं कैप्टन अभिमन्यु, हाँ बहुत सारे विज उसमें जी एक हैं जी नाराज चल बिल्कुल है। लेकिन ये बीजेपी को समझ में आ गया है कि ये जो आपसी जो खींचतान थी और जो एकजुटता नहीं थी उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भरना पड़ गया। 5 सीटें चली गई हाथ से। तो मुझे लगता है कि शायद वो एकजुटता के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस को भी एकजुटता के साथ लड़ना होगा और कांग्रेस नेतृत्व के लिए ये बड़ी अग्नि परीक्षा है कि कैसे वो सबको साथ लेकर चले। तो अगर वो साथ लेकर चलते हैं तो निश्चित ही वो सत्ता में आ सकते हैं। वरना अभी का जो राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो त्रिशंकु अभी है तो वापस वही त्रिशंकु ना बन जाए। बहुत लंबा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा सवाल सर पूछना जरूरी हो गया है कि प्रधानमंत्री को लाल किले के प्राचीर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बार उन्होंने जिक्र किया है और भाजपा का जो 3 एजेंडा था उसमें से 2 तो पूरा हो चुका है, एक मात्र एजेंडा बचा हुआ है जी। कॉम्युनल सिविल कोड टू सेक्युलर सिविल कोड। प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ा? नहीं, देखिए जो सच्चाई है वो उन्होंने कही है और ये जो उन्होंने कहा है लाल किले की प्राचीर से, ये उन लोगों के लिए एक तरह से झटके की तरह है जो ये कहते थे कि अब उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो वो अपना जो कोर एजेंडा उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। वो उस नरेंद्र मोदी की काम करने की शैली एक अलग शैली है। वो राजनीतिक रिस्क लेने से परहेज नहीं करते हैं और जो उन्होंने वादे किए हैं या जो उनके जो एजेंडे में जो चीज़ें शामिल हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। समय सही होना चाहिए बस। और लेकिन प्रधानमंत्री हर बार कहते हैं कि यही समय है, यही सही समय है। तो इसलिए उन्होंने वो प्राचीर, लाल किले की प्राचीर से सेक्युलर
सिविल कोड की बात रखती है। और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही थी, संविधान में भी ये बात लिखी गई है कि सभी नागरिकों के लिए समान संहिता होनी चाहिए। तो जब संविधान निर्माताओं ने आने वाली सरकारों पे कुछ जिम्मेदारियां डाली थी, तो वो जो सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो अपेक्षाएं उनसे रखी गई थी उनको पूरा करें। और ये आप देखिए कि एक नागरिक के तौर पर अगर मुझे लगता है कि मेरे लिए एक अलग कानून है, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए एक अलग कानून है, तो ये कम्युनल, इसको सिविल कोड ही कहा जाएगा। तो 70 सालों से जो हम चीज़ ढोते चले आ रहे हैं, जो गलत चीज़ ढोते चले आ रहे हैं, समय आ गया है कि उसको उतार फेंकें। हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो हमको ये सब समस्याएं वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हमको वहाँ पर समय व्यर्थ ना करना पड़े इन सब चीज़ों को सुलझाने के लिए। तो अगर जैसा हमने देखा कि 370 हटा और भी तमाम फैसले बड़े बड़े हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, तो अगर ये कम्युनल सिविल कोड हटता है और सेक्युलर सिविल कोड आता है तो अच्छी बात है। कुछ लोगों को इस बात से दिक्कत, नाम से दिक्कत थी शायद कि नहीं यूसीसी नहीं आना चाहिए, यूसीसी नहीं आना चाहिए, तो ठीक है, यूसीसी नहीं आ रहा, अब सीसीसी आ जाएगा। खैर, ये था आज का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभात साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।